उत्तर BC तक। कुल कितने वर्षों का शासनकाल है, जरा बताएंगे एक बार? काउंट करेंगे तो घटा सकते हैं, 298 में से 273 घटा देंगे तो आप कहेंगे भैया 25 वर्षों का शासनकाल है, 25 वर्षों का। और अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य इससे पहले कितने साल गद्दी पर रहा था? 322 से लेकर 298, यानी कि कुल 24 वर्षों तक रहा था। ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार जिसके अन्य नाम अमित्रघात, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या नाम है इसके? अमित्रघात। ठीक है। दुश्मनों का नाश करने वाला जिसको हम कहते हैं। वारिशार दुश्मनों यानी वारी दुश्मन को बोलते हैं, उसका नाश करने वाला। भद्रशार सिंहसेन और अमित्रो कोटीज, ये किसके नाम है? ये बिंदुसार के हैं। बिंदुसार के जन्म के बारे में दोस्त मैंने आपको एक कहानी बताई कि बिंदुसार का जब जन्म हुआ तो इसकी माता का देहांत हो गया। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इनकी माता जी का क्या नाम था, बोलेंगे? तो आप कहेंगे ये पुत्र हैं दुर्धरा के, और इनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक टॉलेमी सेकंड ने, सॉरी फिलाडेल्फस, ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। फिलाडेल्फस टॉलेमी सेकंड का ही नाम है। टॉलेमी सेकंड, ये पूरा नाम फिलाडेल्फस का ही है। टॉलेमी सेकंड ने व्यक्ति भेजा डायनोसियस, क्या नाम है? इसके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति है डायनोसियस और दूसरा व्यक्ति था डायमेकस। ये डायनोसियस जो दरबारी है, कौन व्यक्ति थे ये राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, दूत बन करके आए थे। डायनोसियस को बहुत पूछा था, बिंदुसार के दरबार में आया। पहली बात तो याद रखें, जैसे मैंने कल आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन आया था। आंसर करेंगे सारे बच्चे। आप कहेंगे भैया जिसने इंडिका को लिखा, मेगस्थनीज। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां की संस्कृति को सीखने के लिए ऐसे राजदूतों का आपस में दार्शनिकों का आवागमन होता रहता था, जो यहाँ की चीजों को सीख कर दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य की चीजों को सीख करके अन्य देश में एक संस्कृति को समझकर दूसरी संस्कृति तक पहुंचाने का कार्य ये करते थे। प्राचीन समय से राजाओं में होता था। ठीक है। तो पूछे डायनोसियस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। और डायमेकस किसके में आया? ये भी आपका बिंदुसार के। इसको भेजा एंटियोकस, सीरिया ने, एंटियोकस ने भेजा। तो ये जो बिंदुसार है, ये एंटियोकस यानी सीरिया के जो शासक है उससे मांगते हैं क्या? मीठी मदिरा, कि मेरे लिए मिस्र से एक मीठी मदिरा भेजना, यानी कि मीठी एक शराब, और सूखे अंजीर। क्या मंगाए? सूखे अंजीर। अरब देशों का अंजीर बहुत प्रसिद्ध रहता है। सूखे अंजीर। और तीसरी चीज क्या मांगी थी? तीसरी चीज मांगी दार्शनिक, एक फिलोसफर, एक दार्शनिक। तो ये सीरिया का शासक एंटियोकस इनसे कहता है कि मीठी मदिरा मैं आप लोगों के लिए भिजवा दूंगा, सूखे अंजीर भी उसने भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक के लिए उसने मना कर दिया। उसने बोला कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। क्रय विक्रय नहीं होता। होने मीना जी आपकी भी प्रेजेंट लग गई, कह रहे सर मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। वेरी गुड, कोई दिक्कत? इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी। इसके समय तक्षशिला में अशांति थी। किसके समय पर? बिंदुसार के समय पर। तक्षशिला की सीमाएं कहां हैं? यस और नो जानते हैं? जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। तो अब बात समझेंगे। बिंदुसार के दो बेटे हैं। बिंदुसार के दो पुत्रों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में ज्यादा वर्णन मिलता है? अभी और कहानियां भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। छोटा बेटा अशोक है और बिंदुसार का एक बेटा सुशीम है। कौन है? सुशीम है। ठीक है। जिसका दमन करने के लिए इसने सुसीम को भेजा। कि तक्षशिला का जो, तक्षशिला आप लोगों को मैंने बताया भारत की मुख्य सीमा से बाहर था। यहाँ जो तक्षशिला है इसका दमन करने कहां से भेजा? पाटलिपुत्र। कहां राजधानी है मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र। तो ये जाएगा उस विद्रोह को दबाने।
हेलो हेलो सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि अब मेरी आवाज आप लोगों तक अभी पहुंच रही है। एक वायर की प्रॉब्लम हो गई बच्चे, एक वायर का खिंचाव हो गया। उम्मीद करूंगा उम्मीद करूंगा आप लोगों की क्लास अभी चल गई होगी। इतने में आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। एक बच्चे का कमेंट है जी, चंद्रगुप्त मौर्य महान है कि सिकंदर? बता चुका प्यारे बच्चे क्लास में ही मैं, सिकंदर को महान हम नहीं कह सकते, उसने सभ्यता के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कराया तो उसको आप महान बिल्कुल कह सकते हैं। वेरी गुड। और क्वेश्चन दिखाएं बच्चों के। ओके, अब चल गई है क्लास। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने आपसे कहा, फिर से सुन लीजिए एक बार, कभी छूट गया हो। मैंने बोला बिंदुसार के दो बेटे हैं, अशोक और सुशीम। सुशीम बड़ा बेटा है और इसके समय पर तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार के समय तो इसने अपने बेटों को जिम्मेदारी दी, किसको? सुशीम को जिम्मेदारी दी कि जाकर के तक्षशिला के विद्रोह को दबाए। तो राजधानी कहाँ है मौर्यों की? पाटलिपुत्र में है। तो पाटलिपुत्र से ये जाएगा यहाँ पर विद्रोह को दबाने। तो यहीं पर मौका मिलेगा अशोक को। अशोक के बारे में ये कथन है कि अशोक बहुत सुंदर नहीं था और इसके पिता बिंदुसार इससे नफरत भी करते थे। ठीक है, इसके एक्ट्स की वजह से आप देख सकते हैं दो पुत्रों में पिता की चाहत किसी भी एक पुत्र की तरफ हो सकती है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक शासक बने, वो चाहते थे कि सुसीम शासक बने। तो सुसीम अगर शासक बनेगा तो उसको जिम्मेदारी भी दी कि थोड़ा इसको अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अशोक चाल चलता है, अशोक के द्वारा यहाँ पर चाल चली गई और आचार्य चाणक्य के जो पोते हैं राधा गुप्त किसके पोते हैं? महान आचार्य चाणक्य जी के पोते हैं। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया है आचार्य चाणक्य ने, उसी प्रकार मेरे मित्र, अगर कोई पूछे आपसे अशोक के सम्राट बनने के पीछे कौन व्यक्ति है, तो राधा गुप्त है। कौन है? राधा गुप्त है। बिंदुसार के दो बेटे थे, सुसीम और अशोक। इसके समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, बिंदुसार के समय भी। मैंने आप लोगों को बताया बिंदुसार ने किस तरह से आचार्य चाणक्य जी को बाहर निकाला, क्योंकि एक जो मंत्री था सुबंधु, उसने आरोप लगाए। मंत्री सुबंधु कहता है आपका बिंदुसार से बोला कि तुम्हारी जो माता है दुर्धरा, उसकी मृत्यु आचार्य चाणक्य ने जो जहर दिया उसकी वजह से हुई। ये कहानी मैंने आपको कल बताई। ठीक है, तो दिक्कत अभी ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पर एक बात आएगी। मैंने बोला राधा गुप्त कौन है? आचार्य चाणक्य के पोते। अब आप कहेंगे भैया आचार्य चाणक्य की शादी के बारे में आपने बताया कि आचार्य चाणक्य ने कल कहा है शादी नहीं की है। तो यहीं पर बौद्ध धर्मों में, जो बौद्ध धर्मों के दिव्य वेदांत, दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ है, उनमें भेद देखने को मिलता है। जैसे दीपवंश के अनुसार ये बताया जाता है, आपका जब जैनों के बारे में लिखते हैं, अशोक के बारे में लिखते हैं और अशोक के पूर्ववर्ती शासकों के बारे में लिखा जाता है, तो वहां लिखा जाता है कि ये विवाहित थे। तो एक मत तो चलता है इनके विवाह का और एक मत चलता है इनके विवाह ना होने का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया हम कौन सा मत माने? तो ऐसे मतों से कभी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मत हमेशा चलते रहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक बात आएगी, कितने बच्चे जानते हैं कि जो सम्राट अशोक है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी? ये भी भैया हम पढ़ते हैं। दीपवंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को गद्दी पर बैठने के लिए मौत के घाट उतारा। कितने बच्चों ने ये बात सुनी है? नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बताऊं, ये बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही वर्णन मिलता है अशोक के 5वें एडिक्ट का, 5वें अभिलेख का, तो अशोक के 5वें अभिलेख में उसके भाई और उनके परिवारों का वर्णन है जो जीवित हैं। इसका मतलब ये कहानी तो झूठी हो गई कि अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि ऐसे इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा कई कथन मान्य हैं, जिनका कोई वैलिडेशन नहीं मिलता कि वो इतिहासकार सही कहता है कि नहीं कहता है। कोई परेशानी? अच्छा, अब दो चीजें आएंगी। मैंने बताया आप लोगों को बिंदुसार का शासन बताएं एक बार तो मुझे। तो आप बोलेंगे बिंदुसार भैया लगभग 25 वर्ष तक शासन करता है।
298 से लेकर के एक और विभेद बताता हूं कहां पर लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। 273 कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। इसके बाद में कौन शासक आया? आपका अशोक आया। कौन? महान सम्राट अशोक, जिसको हम महान अशोक कहते हैं। महान अशोक। अशोक को महान पीछे कहने के पीछे कारण क्या है? पहली चीज तो ये समझें कि अशोक 273 में गद्दी पर आया। क्या बोलोगे? गद्दी पर। क्योंकि उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का। आप कहेंगे भैया बिंदुसार का तो कहना था सुसीम शासक बनेगा, तो सुसीम कहां गया? तो राधा गुप्त की मदद से, जिसको आचार्य चाणक्य के पोते होने का दावा भी कुछ लोग करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो पोते नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है। तो सुसीम जैसे ही तक्षशिला के विद्रोहों को दबा के वापस अपने राज्य लौटता है तो एक खाई खुदवा कर रखते हैं और उस खाई में उसका घोड़ा गिर जाता है, जिसमें नीचे अग्नि कुंड रहता है और उसमें गिर के सुसीम की मौत हो जाती है। बचते हैं अशोक। अब कुछ लोग कहते हैं कि अशोक जो गद्दी पर आए वो 273 में आए, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ है, कोरोनेशन जो हुआ है, राज्याभिषेक समझते हैं? राज्याभिषेक का मतलब गद्दी पर बैठने की पूरी विधिवत क्रिया, जिसमें तिलक आदि और सारे रीति रिवाज कराए जाए। तो राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 बीसी में। ये बात याद रख लेना। यानी गद्दी का उत्तराधिकारी तो बन गया वो 273 में, जैसे ही बिंदुसार की मौत हुई। 99 भाइयों वाली बात एकदम से वैलिडेट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वो एकदम से गलत होगा। तो गद्दी पर 273, गद्दी पर तो बैठ गया लेकिन अपना राज्याभिषेक नहीं कराया है अभी। राज्याभिषेक कितने वर्षों के बाद कराया है दोस्त? 4 वर्षों के बाद। कोई दिक्कत? तो समझे किस तरह से अशोक गद्दी पर आया है? अपने ही भाई सुसीम की हत्या करके। तो आप कहेंगे भैया फिर अशोक महान कैसे हुआ, जिसने शुरुआती दौर में ही अपने भाई की हत्या कर दी, जिसके अंदर एक लालच बसा हुआ है कि वह गद्दी को प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति महान कैसे कहलाया हमारे इस इतिहास में? तो उसके महान होने के पीछे कारण है बच्चे, उसके शुरुआत के जो 8 वर्ष हैं वह बड़े क्रूर वर्ष हैं। मैंने आपसे एक कथन कहा था हर्यक वंश में कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में जो तलवार चलाई, वह तलवार जो चलनी शुरू हुई वह जब तक अशोक ने तलवार नहीं रख दी तब तक चलती रही। तो अशोक की तलवार कब तक चली? 269 में गद्दी पर बैठा, 261 तक अशोक की तलवार चलेगी, यानी 8 वर्ष तक। कलिंग का युद्ध होगा, 1.5 लाख बंदियों में से 1 लाख व्यक्ति मारे जाएंगे, 1 लाख व्यक्तियों की लाशें जमीन पर पड़ी होंगी, उद्विलेना आ जाएगी, शरीर उत्कंठित हो जाएगा, शरीर दया से भर जाएगा, विदीर्ण अवस्था में हो जाएगा। कहते ना कि एकदम से दया आ गई। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है मित्र 261 में, और उसके बाद अशोक का शासन काल जो 232 बीसी तक का है, यानी अपने अगर मैं बात करूं अशोक 273 से काउंट करें तो कुल 37 वर्षों तक उसका शासन रहा है। 269 राज्याभिषेक के बाद उसने 33 वर्षों तक शासन किया, और 33 में से 8 घटा दे तो 8 वर्ष तो उसके खराब हैं, लेकिन 25 वर्ष उसको महान बनाते हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद में उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारा राज्य, सारा निर्णय, सारा धन लोक कल्याण के लिए लगा दिया, लोक हित के लिए। उसने सोचा कि अब भी सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो लोगों के भले के लिए काम करना है। उसका एक एक निर्णय इस बात के लिए रहा कि जनमानस की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, लोगों को फायदा कैसे पहुंच सकता है। लोगों की छोड़ो, उसने जीव जंतुओं तक फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। उसने लोगों को यह मैसेज दिया कि ये जो पशु हैं इनकी भी हमको रक्षा करनी होगी। पशुओं के लिए भी उसने बहुत सारे पौधे, बहुत सारे चरागाहों का निर्माण करवाया। उसने हिंसा पर रोक लगाने का मैसेज दुनिया में पहुंचाया। उसने लोगों को कहा कि तुमको एक दूसरे से समन्वय रखना होगा। माता पिता की सेवा से लेकर के आपसी भाईचारे की भावना के विकास के लिए उसने मैसेज पूरी दुनिया को दिए। तो उसके 25 वर्ष तक जो उसने अपने मैसेज, बेहतरीन मैसेज दुनिया को दिए, ये उसको महान बनाते हैं।
बात समझे क्यों उसको महान कहा गया? तो हम एक तरफ 8 साल का उसका शासन रखें और एक तरफ 25 वर्षों का। तो 25 वर्षों के बेहतरीन काम जिनका कोई सानी नहीं है, इनको आप चुनना चाहेंगे, या 8 वर्षों के जो उसके साम्राज्य विस्तार के लिए जो सभी राजा करते थे, साम्राज्य विस्तार के लिए जो उसने युद्ध किए, क्या इनकी वजह से उसकी महानता पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, ये लगभग 3 गुना समय बेहतरीन कार्यों में गया। इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिख सकते? इसको 8 वर्षों के उसके युद्धों को नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि राज्य को, राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए यह तो करना ही होता था, यह तो करना ही होता था कि वह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़े या विस्तार के लिए युद्ध लड़े। समझे भाई साहब? दिव्या पूछ रही है बिंदुसार और बिंबिसार अलग हैं क्या? बेटा ये तो आपको सोचना पड़ेगा। हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, बिंबिसार हमने हर्यक वंश में पढ़े थे। ऐसे मूर्ख बच्चों की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो बात मैं क्लास के शुरुआत में बता चुका उसको आप क्लास के बीच में पूछेंगे तो आप मूर्ख बच्चे साबित होंगे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं। तो सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ। माता सुभद्रांगी है और पिता कौन है? पिता तो आप जानते ही हैं, पिता तो आप जानते ही हैं, बिंदुसार हैं। बेटा मूर्खता वाले प्रश्न नहीं करने हैं, कम से कम ये दर्शाओ कि आप 12वीं पास हुए हैं। ऐसे नहीं जो चीज मैं बता चुका हूं उसी को बार बार कमेंट में लिखते रहेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, बात करेंगे सब चीजों के बारे में। जन्म 304 बीसी में, ये क्या है? राज्याभिषेक है और 232 तक, इसको हम बोलते हैं टोटल आपका 33 वर्ष का शासन। और जब गद्दी का उत्तराधिकारी बना तो तब से देखें तो फिर हो जाता है 37 वर्ष, अगर 273 से काउंट करें। दोनों ही शासन अवधि इसकी है। अच्छा भैया 269 अगर परीक्षा में नहीं आया और 273 आया, 273 ही चुनना होगा। क्या भैया दोनों आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, नेवर। ठीक है, अशोक के नाम क्या है? अशोक के नाम हम जानते हैं देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के नाम उसके कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से, अभिलेखों से मतलब क्या होता है ये समझे। जैसे दोस्त किसी राजा ने कोई आदेश जारी कराया, एक होता था शिलालेख जिसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं, जो शिला पर, पत्थर पर लिखा जाता है। किस पर? शिलालेख क्या होता है? रॉक एडिक्ट। पहले ये समझे तब समझेंगे। रॉक एडिक्ट किस पर लिखा जाता है? शिला। शिला किसको बोलते हैं? पत्थर को, चट्टान को। एक होते थे आपका गुहा लेख। क्या होते थे? गुहा लेख। गुहा लेख होता है आपका केव एडिक्ट। गुफाओं में इसने छेनी हथौड़े से कुछ लिखवा दिया। भैया पत्थरों पे कैसे लिखते थे? छेनी हथौड़े से। आपने देखी नाम प्लेट घर पर तो नाम लिख देते हैं ऐसे। ऐसे ही भाई साहब आपका होता था एक स्तंभ लेख। क्या? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख होता था, कोई पिलर बनाया, जैसे सारनाथ स्तंभ आप सबने देखा है कि नहीं? सारनाथ स्तंभ आप लोगों ने देखा है कि नहीं? पिलर एडिक्ट होता था। और एक मेरे मित्र होता था आपका, क्या बोलेंगे, एक होता है अभिलेख। आप कहेंगे भैया शिलालेख और अभिलेख क्या है? तो शिला यानी पत्थरों पर, और पत्थरों के अलावा कहीं कुछ भी लिखवाया, मान के चलो किसी वस्त्र कपड़े पर लिखवा दिया, किसी कपड़े पर लिखवा दिया। अगर स्तंभ और शिला के अलावा कहीं आपका, मान के चलते शिला के अलावा अगर उसने लिखवा दिया, उसको दीवार पर, भित्ति पर लिखवा दिया, भित्ति पर, दीवार पर कुछ लिखवा दिया, ठीक है, पत्ते पर कुछ लिखवा दिया, पत्ते पर भी कुछ लिखवा दिया, लोगों को मैसेज देने के लिए बहुत सारे पत्तों पर लिखवाया गया और भिजवाया गया। तो समझे बात को। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चे, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहां कहां से मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन सी जी भैया जी, समझे जरा। अशोक के नाम से संबंधित अभिलेख कहां पर मिले हैं? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। आपसे पूछेगा उदय गोलान अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, नेटूर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तीनों कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। और गुर्जरा कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। ये तीनों से अलग है। तो पूछा जाता है नेटूर शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है?
तो क्या बोलेंगे? अशोक के नाम के अभिलेख, हमसे रियली सॉरी, एक फोन था इंपॉर्टेंट, रिसीव करना ही था। ठीक है, बहुत बढ़िया रविंद्र सिंह जी, बहुत प्यार। क्या बोलेंगे? मास की कर्नाटक, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। गुर्जरा मध्य प्रदेश। तो ये कौन से, ये कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे राजा का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलते हैं? राजा का नाम अशोक। लेकिन अशोक नाम तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है। इस बात की पुष्टि कैसे हो कि ये वही मौर्य वंश के सम्राट या फिर अशोक महान ही है? तो अशोक महान के बारे में पता चलता है आपका बच्चे भवरू अभिलेख से। बहुत इंपॉर्टेंट है। भवरू अभिलेख जो राजस्थान में मिला, उससे पुष्टि होती है। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट देवनाम प्रियदर्शी। तो मगध पे तो एक ही अशोक ने शासन किया। तब पुष्टि होती है कि ये अभिलेख किसके हैं? ये अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अभिलेखों को खोजा किसने है? अशोक के अभिलेखों को टी फैंथेलर ने 1750 में खोजा। लेकिन खोज तो लिए गए, लेकिन पढ़े नहीं गए। पढ़े किसने हैं? 1837 में पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप ने। भाभी जी का फोन था? नहीं भैया, बैंक से फोन था मेरे दोस्त। और तुम कितना दिमाग लगाते हो, हैं टीचर? आओ आगे। अभिषेक अभिलेखों को किसने खोजा? टी फैंथेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख पढ़ ही कोई नहीं पाया और पढ़ने में सफलता मिली 1837 में। समझ सकते हैं कितने सालों के बाद में? 87 ईयर्स चले गए। तो पढ़े गए तो भाषा देखी गई। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा भी अलग अलग है। जो प्यारे दोस्त, आज का ये भारत है हमारा, भारत में उसने जितने भी अभिलेख लिखवाए, चाहे आंध्र प्रदेश में कोई लिखवाया, चाहे उसने ओडिशा में कुछ लिखवाया, चाहे उसने उत्तर प्रदेश में कुछ लिखवाया, यानी भारत में जो कुछ लिखवाया वो ब्राह्मी लिपि थी। भारत में कौन सी लिपि थी? बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है, सर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 में हराया, तो अशोक का जन्म 304 में कैसे हुआ? आप बताओ, मैं राजेश बिश्नोई जी को क्या आंसर करूं? कोई सार है आपके प्रश्न का? चंद्रगुप्त मौर्य और इसका एक बेटा बिंदुसार, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने ही बंद करने पड़ेंगे। बिंदुसार और इसके बाद में फिर अशोक। ये अगर 305 में किसी से लड़ रहा है, तो बिंदुसार के जो अशोक का बेटा है 304 में क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं। इसने थोड़ी युद्ध करा, या मैंने ये थोड़ी कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध भूमि में था और उधर महल में उसके बच्चा हो गया? क्या रिलेट करना चाहते हो? थोड़ा सोचो भाई। वो उसका पोता है, बिंदुसार का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने ओल्ड एज में है, बहुत व्यस्क अवस्था में। उसका बेटा बिंदुसार महल में अपनी पत्नी के साथ है। बेटे ऐसे पैदा होते हैं। ये कोई लॉजिक हुआ कि वो युद्ध लड़ रहा है तो उसके बेटे का बेटा नहीं हो सकता? अरे भाई साहब, चलो ये बेकार। तुम हाईलाइट क्यों करते हो ऐसे कमेंट्स? उस बच्चे का कमेंट देखो। तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमने तैयारी की है, तुमको पता होना चाहिए डाउट है या नहीं है। उस बच्चे का डाउट दिखाओ जो अच्छा डाउट हो। अशोक ने अभिलेखों की भाषा भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं। ठीक है दोस्त। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। तुम्हारी वजह से अच्छे बच्चों का समय खराब होता है और तुम समझते नहीं हो। तुमसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, भाई साहब आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं है। ठीक है, मास्टर कुछ कहता होगा, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने घर, मास्टर अपने घर हैं। ब्राह्मी लिपि। समझदार बच्चे बने। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में भी कुछ अभिलेख मिले, अरमाइक लिपि। एशिया माइनर का मतलब जो ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, इधर वाला स्थान वाला जो क्षेत्र है, तुर्की वाला जो क्षेत्र है, वहां ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि तो बहुत बार अन्य तो नहीं पूछे जाते, लेकिन भारत का बहुत पूछा जाता है दोस्त, कि अशोक ने जो अपने संदेश लोगों को दिए, संदेश देता था ये अभिलेखों के माध्यम से, तो भारत में किस भाषा में उसने संदेश लिख पाए? तो आप कहेंगे भैया जी ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि ने। भैया एक राजा पूरे भारतवर्ष में कैसे शासन कर लेता था? तो बच्चे शासन ऐसे ले करता था आपका, कि अपने मंत्रियों की मदद से। जैसे अशोक का ही देखो आप। अशोक का शासन काल अगर मैं आपको बताऊं, ये अशोक का शासन काल है, या उसके क्षेत्र की मैं बात करूं,
अशोक का क्षेत्र इस तरह से था, यानी कि ये समझ रहे हो आप, बैटमैन वाला जो साइन है ये अशोक का क्षेत्रफल है, अशोक का क्षेत्रफल है ये। यानी अशोक का राज्य सिर्फ साउथ में नहीं रहा। तो बच्चे अकेला कैसे शासन करते थे? जैसे आज देश में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अन्य मंत्री चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सही आए तो बताएंगे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं वीडियो रुकी हुई है। अरे तो सारा टाइम वीडियो रुकने में चला जाए, क्या समस्या क्या है? ओबीएस को ठीक क्यों नहीं करते हो इसको भाई? गुरुजी आप एक ही जगह चिपक गए हो। अभी चली वीडियो बताएंगे एक बार, आज शायद कुछ इशू है बच्चे, एक बार बोलेंगे सारे दोस्त, फिर रुक गई है शायद। हेलो हेलो प्यारे मित्र, एक बार बताएंगे कि अब मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है? उम्मीद करूंगा इस पर आवाज ठीक पहुंची होगी। तो अशोक जो शासन करा, अशोक का शासन कहाँ नहीं है, सिर्फ दक्षिण के राज्यों में नहीं है, बाकी अशोक का शासन सारे में है। ठीक है, लिपि मैंने बता दिया, अशोक ने जो मैसेज लिखे। अशोक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध दोस्त मैंने आपको बताया, कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा है बताएंगे एक बार। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है बीसी क्या है? पेपर के एक दिन पहले भी पूछोगे बीसी क्या है, बोलेंगे जी एक बार। 269 बीसी। मैंने आपसे कहा बच्चे क्लास क्रम से देखें, सारी चीजें क्लियर होंगी। बीच में आके लाइव क्लास से जुड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। मैं आप लोगों का आज अंतिम कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये मतलब खराब बच्चों का अंतिम कमेंट। अच्छे बच्चों के कमेंट्स हम लेते रहेंगे, खराब बच्चे कोई उम्मीद ना रखें कि उनका कोई कमेंट पढ़ा जाएगा कि बीसी क्या है, एडी क्या है। क्रम से पढ़ो, सब समझ में आएगा, आगे आएंगे। और तुम में से कोई सब मिला ना मुझे ऐसे एक लिखता हुआ जो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, उसको ब्लॉक कर देना, रोज चुपचाप बैठ कर पढ़ेगा, कमेंट नहीं कर पाएगा। कलिंग युद्ध कौन से वर्ष लड़ा? 8वें वर्ष लड़ा। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो किस युद्ध से हुआ है? सारे अच्छे बच्चे क्लास पर फोकस करेंगे। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन हुआ है वो किससे हुआ है? आपका हृदय परिवर्तन वो कलिंग युद्ध से हुआ है। कलिंग युद्ध कहां जाकर के लड़ा? ओडिशा में। अच्छा भैया, अशोक तो पाटलिपुत्र की तरफ है, अशोक कहाँ है? पाटलिपुत्र की तरफ है, तो ये ओडिशा जाकर के युद्ध लड़ता है। इसके दो कारण बताए जाते हैं कलिंग युद्ध के। एक तो दोस्त कारण बताया जाता है कि कलिंग के पास बहुत मजबूत हाथी थे, बहुत शानदार हाथी थे। हाथी तो भैया मगध के पास भी अच्छे थे, यहाँ के जंगलों में भी शानदार हाथी जो युद्ध में काम आते थे वह मिलते थे। लेकिन कलिंग के हाथी विश्व भर में प्रसिद्ध थे, तो अशोक ने डिमांड की कि अपने कुछ हाथियों को हमको सौंपा जाए, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि हम हाथी नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा कारण बताया जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए, कि सभी राजा अपने क्षेत्रफल को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तीसरा कारण बताया जाता है कि अशोक जब एक बार वन में भ्रमण कर रहा था तो यहाँ की राजकुमारी से इनको प्रेम हो गया। राजकुमारी से प्रेम हो गया तो राजा के पास गए, संदेश भिजवाया, वे शादी करे सम्राट अशोक से। बच्चे एक बार बताएंगे मुझे, मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है या नहीं? बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं सर क्लास रुक रहा है। ठीक है, ओके, आवाज ठीक है। हम सब करेंगे सारे बच्चे जिनके पास आवाज ठीक पहुंच रही है। तो अशोक को बच्चे प्रेम हो जाता है, मैंने बोला
तो ये जाता है अपना प्रपोजल भिजवाता है कि जी भाई शादी करे, लेकिन इस कलिंग का एक नियम था, ये अपनी लड़कियों की शादी कलिंग से बाहर नहीं करते थे। कलिंग से बाहर नहीं करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई सम्राट अशोक सही, लेकिन हम नियम है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सम्राट अशोक ने युद्ध के आदेश दिए। एक कारण हाथी बताया गया, एक साम्राज्य विस्तार, एक अशोक की प्रेम कहानी। अशोक के हृदय परिवर्तन की भी दो कहानियां मिलती हैं कि उसने 1 लाख लाश इस कलिंग के मैदान में देखी पड़ी हुई, 1.5 लाख आदमी बंदी थे, बच्चे औरतें सब एकदम से मरणासन अवस्था में मरे हुए पड़े थे। कहते हैं कि ये जो मुंह पर आपने देखा हो मुकुट सा पहन के लड़ते थे, पूरा हेलमेट, कलिंग के लड़ाके इसी तरह थे। एक गर्दन पर वार हुआ अशोक की तलवार का, और कहते एक उसकी जो प्रेमिका थी उसी की गर्दन उसके सामने आके गिरी। जब गर्दन कटी, क्योंकि उसने सम्राट अशोक को कहते कि देखा नहीं था, सम्राट अशोक ने उसको देखा था, तो वो पता ही नहीं चल पाई मैं सम्राट अशोक से लड़ रही हूँ। असंभवतः सम्राट अशोक भी उसी तरह का, मौर्यकालीन लोग भी अपने चेहरे को ढक करके एक पतला सा सिर्फ आंखों के यहाँ से निकला हुआ उस तरह के, जैसे आपने देखा हो 300 मूवी में किसी ने देखा हो, ऐसा हेलमेट युद्ध में अक्सर इस्तेमाल होते थे। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर दो कहानियां मिलती हैं कि अशोक के हृदय परिवर्तन के पीछे एक कहानी ये है, एक कहानी ये है कि अशोक ने स्वयं को कलिंग की महिलाओं के समर्पित कर दिया और उसने कहा कि मेरे साथ आप जो करना चाहे वह कर सकते हैं। और कहते हैं विक्षिप्त अवस्था में घंटों वहीं पड़ा रहा। कलिंग की दो राजधानी है, तोसली इसकी उत्तरी राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी इसकी जोगढ़ थी। कौन सी? जोगढ़। जोगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। राजा यहाँ का पद्मनाभ था जब ये युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है? दया नदी के किनारे हुआ। अशोक की नीति यहाँ पर चेंज हो गई। भेरी घोष की नीति, क्या बोलेंगे, अशोक की जो नीति थी भेरी घोष की नीति, यानी अशोक युद्ध की नीति में जो विश्वास रखता था, कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म नीति या धम्म घोष की नीति को अपनाया। धम्म यानी कि धर्म, इंसानियत के प्रचार को उसने अपनाया। जो अभी तक युद्धों में विश्वास रखता था, उसका विश्वास अब क्या हो गया बच्चे? शांति का मार्ग हो गया। क्या बोलेंगे? वो शांति का मार्ग उसने अपना लिया। एक बच्चे ने पूछा, भैया अशोक जब गद्दी पर था उस समय, बच्चे अशोक गवर्नर था आपका अवंती का, उज्जैनी का। ये बच्चे आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि अवंती का वो राज्यपाल था गद्दी पे बैठने से पहले, जहां उसके पिता ने उसको गवर्नर बना के रखा हुआ था। वेरी गुड, बहुत सारा ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको? ये बात समझ गए? और ये जो कलिंग युद्ध है इसका जो वर्णन मिलता है हमको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में? अशोक ने 14 बच्चे लेख लिखवाए। अशोक के 13वें शिलालेख में, जो 13वां रॉक एडिक्ट है, लेख में वर्णन मिलता है। और हमेशा प्रश्न पूछता है एसएससी, सारे प्रश्न पूछता है। कलिंग युद्ध कब हुआ? बहुत पूछा जाता। 261 बीसी में हुआ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध किया? 8वें वर्ष में किया। किस नदी के किनारे हुआ? दया नदी के किनारे हुआ। इस कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली ही मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन दक्षिणी राजधानी भी पूछ ले तो जोगढ़ कहेंगे। बहुत बढ़िया नेहा चौधरी, बहुत शाबाश, वेरी गुड। चलें आगे। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसे अपने भतीजे निगरोध से ली और शिक्षा उपगुप्त से ली। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक का हृदय एकदम से बौद्ध धर्म की तरफ नहीं बढ़ गया, एकदम से उसने शांति का जो मार्ग है एकदम से नहीं अपनाया। एक बार अशोक अपने साम्राज्य में बैठा हुआ था तो वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु आए, और जो बौद्ध भिक्षु आए उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में से एक निगरोध है जो इसका भतीजा है, क्योंकि इसके पिता जो सुशीम थे उनकी तो हत्या अशोक कर चुका था। तो इसको नहीं पता है कि वो इसका भतीजा है। तो मुलाकात होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का जवाब निगरोध, जो एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था, अपने पिता की मौत के बाद में जान बचाई थी उन्होंने तो अपनी, बौद्ध भिक्षु बन गया, शांति का मार्ग उसने अपना लिया। तो उसने अशोक के जब सारे प्रश्नों के उत्तर दिए तो अशोक कहते हैं कि उसको गद्दी सौंपने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अब बौद्ध भिक्षु है तो गद्दी कैसे स्वीकारेगा।
अशोक को बाद में ज्ञात होता है कि यह उसका भतीजा है, तभी वह प्रपोजल देता है कि मैं तुमको राज सिंहासन देने को तैयार हूँ, प्रभावित हो। तो कहते हैं बौद्ध धर्म की तरफ उसका जो रुख है वो काफी पहले से था, और ये घटना है बौद्ध इसके अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष की, यानी 265 बीसी की ये घटना है। तो यानी कि वो बौद्ध धर्म की तरफ रुचि रख रहा था, तभी तो बौद्ध भिक्षुओं से मिल रहा था। ठीक है। शिक्षा ली, वह शिक्षा उपगुप्त से ली। फाइनल शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि एक बच्चा तो मिलके मुलाकात करके चला गया। तो प्रेरणा क्या बोलोगे? आपका इंस्पायरेशन किससे लिया है? निग्रोध से। और जो फाइनल एजुकेशन लिए वो उपगुप्त से लिए। अशोक की पत्नियों के नाम देवी मिलता है। इनकी पहली शादी है देवी से, जिससे महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र इनका पुत्र है, संघमित्रा पुत्री है, और चारुमती भी पुत्री है। ये किस पत्नी से थे इनके? ये देवी से थे। कारुवाकी का पुत्र तीवर है। और अशोक से पूछा जाता है सर्वाधिक प्रभाव अशोक पर किस पत्नी का था? सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था अशोक के डिसीजंस पर। कहते हैं बौद्ध धर्म की तरफ उसको विमुख करने वाली कारुवाकी ही है। सॉरी, विमुख बोला मैंने, बौद्ध धर्म की तरफ अभिमुख करने वाली, बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर करने वाली।